हाँ बच्चों, राधे राधे। अब हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की बात करते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स देखा था। कांस्टेंट फोर्स वो था जिसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सभी पॉइंट्स पर सेम थी। अब हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का मतलब या तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रही है या दोनों चेंज हो रहे हैं। ये हमारे पास में कोई पाथ है जिसमें इनिशियल पोजीशन है RI और फाइनल पोजीशन है RF। हमने इस पूरे पाथ को छोटे छोटे कई सारे डिस्प्लेसमेंट से माना है। तो ऐसा ही एक हमने डिस्प्लेसमेंट लिया जिस डिस्प्लेसमेंट पर फोर्स F लग रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है कि हम इस डिस्प्लेसमेंट के लिए इस फोर्स की वैल्यू को कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन, तो वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट ds वो कितना हो जाएगा, dw इक्वल टू एफ डॉट ds। तो टोटल इनिशियल से फाइनल के लिए टोटल वर्क डन जो आएगा, इस वर्क डन का इंटीग्रेशन हम करेंगे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के लिए। अब हम बात करें, जैसे इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से समझें, तो ये हमारे पास में एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व रहा। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच का एरिया जो है वो वर्क प्रोवाइड करता है। तो एरिया अंडर फोर्स पोजीशन कर्व एंड पोजीशन एक्सिस गिव्स वर्क डन। अब हम इसे कुछ न्यूमेरिकल्स की मदद से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक फोर्स है 4x + 2 न्यूटन। यहाँ पर फोर्स पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वेरिएबल फोर्स है। हमें वर्क डन निकालना है पार्टिकल को x = 1 मीटर से x = 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पर वर्क डन हमारे पास Fx dx, x इनिशियल से x फाइनल होगा। तो Fx की जगह पर हम 4x + 2 लेंगे और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx लिया। अब यहाँ पर 4 कांस्टेंट हो जाएगा, x dx का इंटीग्रल 1 से 2 के लिए, फिर 2 का इंटीग्रल 2 कांस्टेंट आएगा, dx का इंटीग्रल 1 से 2 के लिए। तो अब हमारे पास में ये इस तरह से रहा। यहाँ पर हम x की पावर n के इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज़ लेंगे। तो पहले वाले के लिए हमारे पास आएगा x² 2 और दूसरे वाले के लिए आएगा x। तो अब ये हमारे इस तरह से रहा। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4/2 यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 2 - 1। तो हमारे पास में अब ये टोटल सॉल्व करने पर ये वर्क डन हमारे पास 8 जूल रहा। इसी तरह से हम ये देखें कि यहाँ पर हमें एक स्मूथ सरफेस दिया है, x = 0 पर कोई ब्लॉक है जिस पे हमने फोर्स F लगाया है और टोटल डिस्प्लेसमेंट x है। तो यहाँ पर फोर्स डिस्टेंस के साथ वेरी हो रहा है। पहले कांस्टेंट था 10 न्यूटन, फिर वो चेंज होके इस तरह से हुआ। तो हमें वर्क डन निकालना है 0 से 10 के लिए। तो यहाँ पर ये 0 से 10 के लिए मतलब हम ये वाला एरिया निकालेंगे, ये ट्रेपेजियम हुआ। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो यहाँ पे एक पैरेलल साइड 5 है, दूसरी 15 है। तो 0 से 15 के लिए पैरेललोग्राम का एरिया हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम होगा। तो ये हमारे पास में 15 × 10/2। तो ये हमारे पास 0 से 10 के लिए वर्क डन 75 जूल आता है। इसी तरह से अगर हम 10 से 15 के लिए देखें तो यहाँ पर ये एरिया जो है नेगेटिव साइड पर है, इसलिए वर्क डन हम नेगेटिव लेंगे। तो ये ट्राइंगल है, तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट करेंगे, तो ये 75/2 बट -75/2 जूल हम लेंगे। अब इसके आगे यहाँ पर देखिए ये एरिया कितना आना चाहिए, इसकी जो हाइट है, सॉरी यहाँ पे ये 25 आएगा। कैसे, यहाँ पर ये हाइट सिमेट्री के हिसाब से -10 है, तो हाफ ऑफ
बेस इंटू हाइट के हिसाब से ये हमारे पास में -25 जूल आता है। अब हम अगर x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 15 की बात करें तो जितना एरिया ये पॉजिटिव है उतना ही ये एरिया नेगेटिव है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए। तो यहाँ पर हमें केवल ये एरिया देखना होगा जो कि रेक्टेंगल है 50 जूल। एक और वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास में एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ L0 है, मतलब ना तो ये एलोंगेटेड है ना ही कंप्रेस्ड है। अब हमने इस स्प्रिंग को कोई फोर्स लगा के खींचा, ठीक है, तो हमें S अमाउंट डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वो हमें फाइंड करना है। तो जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो भी उस पर अंदर की तरफ फोर्स लगता है, और अगर हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो स्प्रिंग खुलने की कोशिश करती है। कहने का मतलब जब भी हम स्प्रिंग की लेंथ में चेंज करने की कोशिश करते हैं उस पर एक अपोजिंग फोर्स लगता है, तो जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये अपोजिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ होता है, जहाँ पर के स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट कहलाएगा। तो अगर हम इसको खींचना चाहते हैं बिना किसी काइनेटिक एनर्जी के, तो हमें ये एक्सटर्नल फोर्स लगातार चेंज करते रहना होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एलोंगेशन के साथ लगातार बदलता जाएगा। स्प्रिंग फोर्स बदल रहा है तो उतना ही एलोंगेशन एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स हो गया F इक्वल टू kx, तो dx डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन dw इक्वल टू आपके F dx हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया, F की जगह हमने kx लगाया, k कांस्टेंट है, तो x dx का इंटीग्रेशन x² आएगा। तो फाइनली हमारे पास में स्प्रिंग की लेंथ में s चेंज करने के लिए वर्क डन ks² आता है। इसी तरह से हम एक और सवाल लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन i कैप प्लस 2j कैप है और उसकी फाइनल पोजीशन 0i कैप प्लस j कैप है, और हमने ये इस फोर्स की मदद से किया है xi कैप प्लस 2yj कैप। हमें वर्क डन निकालना है बॉडी को A से B तक लेके जाने के लिए। तो माना कि डिस्प्लेसमेंट dxi कैप प्लस dyj कैप है, तो हमने फोर्स F xi कैप प्लस 2yj कैप और डिस्प्लेसमेंट को dxi कैप प्लस dyj कैप लिया है, तो हमारे पास में वर्क डन का ये आएगा। अब यहाँ पे i कैप डॉट i कैप 1 होता है, तो हमारे पास ये वर्क डन x dx प्लस 2y dy रहेगा। अब x की लिमिट्स 1 से 0 और y की लिमिट 2 से 1 रहेगी। तो x की लिमिट 1 से 0, y की लिमिट 2 से 1, तो ये तो x² 2 हो गया, ये y² 2 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास में इसका आंसर -3.5 जूल आया। एक और एग्जाम्पल लेके हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि भाई हमारे पास में जो चेन है उस चेन की टोटल लेंथ कैपिटल L और मास कैपिटल M है। इस चेन का L/N पार्ट नीचे लटक रहा है और हमें इसको टेबल पे खींचने के लिए वर्क करना है। तो हम जब इसको ऊपर खींचना चाहेंगे तो इस लटकते हुए भाग के वेट के बराबर फोर्स हमें लगाना होगा, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है, यहाँ पे टोटल लेंथ ये y होनी चाहिए थी, ठीक है। तो अभी देखो, माना कि जो पार्ट लटक रहा है उस वास्तव में वो L/N है, लेकिन हमने एक वेरिएबल पार्ट y माना, तो कैपिटल L लेंथ का मास कैपिटल M, यूनिट लेंथ का मास कैपिटल M/L, तो जो लेंथ नीचे लटक रही है y उसका मास कैपिटल M/L टाइम्स ऑफ y, ये स्मॉल m हो जाएगा। तो जब हम इसको ऊपर खींचना चाहेंगे तो mg के अगेंस्ट dy डिस्प्लेसमेंट में वर्क करना पड़ेगा। तो हमारे पास में वर्क डन इन पुलिंग dy लेंथ बैक ऑन द टेबल, तो dw इक्वल टू f माइनस dy,
क्योंकि फोर्स तो नीचे लग रहा है ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट हम ऊपर ले रहे हैं। तो F की जगह पर माइनस एम जी डी वाई। अब इस स्मॉल m की जगह पर ये वाला पार्ट हम लगाएंगे, तो अब हमारे पास में वर्क डन जो आया mgl/dy। तो शुरुआत में L/n पार्ट लटक रहा था और बाद में पूरी चेन ऊपर आ गई, तो इस y का इंटीग्रेशन y²/2 होगा। तो अब हमारे पास में यह आ गया -mg/l y²/2 L/n से 0। ये बाई 2 हमारे इस तरफ आएगा। तो अब हमारे पास में जो चेन लटक रही है उसको ऊपर लाने के लिए वर्क डन mgl/2n² रहेगा। अब हम बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वर्क। फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। वर्क टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। आगे हम बात करें, फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ मोशन, कि वो एक्सेलरेटेड मोशन था या रिटार्डेड मोशन था या किस तरह का था। वेदर इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, तो वर्क भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। ये एग्जांपल हो गया हमारे पास में मूविंग ट्रेन का। तो अगर मूविंग ट्रेन के अंदर कोई बंदा खड़ा है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट कम है, लेकिन मूविंग ट्रेन के बाहर कोई बंदा खड़ा है तो इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज ऑन अ रिजिड सिस्टम इज ऑलवेज 0। सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज नॉट इक्वल टू वर्क डन बाय नेट फोर्स। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन वो हमेशा सिस्टम के लिए 0 होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है। अब इसके बाद में हम अलग अलग तरह के फोर्सेस की वजह से वर्क डन पढ़ेंगे। राधे राधे बच्चे।